नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट राजा कृष्णदेव राय के जीवन की कहानी और इनके शासन के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य, जो कि दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भूभाग का एक बड़ा साम्राज्य था और एक समय पे दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन और मुगलों के राइज के बीच के अंतराल में ये भारत का सबसे शक्तिशाली और भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इस साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली और इतना बड़ा बनाने में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय का अहम योगदान था। इसीलिए राजा कृष्णदेव राय न केवल विजयनगर साम्राज्य के बल्कि पूरे भारत के महान राजाओं में गिने जाते हैं। तो कौन थे राजा कृष्णदेव राय, जिनके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। इनका हम एक डिटेल ओवरव्यू देखेंगे, इनके शासन की बात करेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, इनके रिलीजन की बात करेंगे और इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयों में विजय हासिल की है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में लगभग 1509 से 1529 के बीच में राजा कृष्णदेव राय ने रूल किया है और ये तुलुवा डायनेस्टी के तीसरे राजा थे। और जैसा कि मैंने बताया है कि दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद ये उस समय का भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था और इसी वजह से इनको कई सारे टाइटल भी दिए जाते हैं, जैसे कर्नाटका रत्ना सिम सरना देशीवारा, ये नाम इनको दिया जाता है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द ज्वेल थ्रोन ऑफ द कर्नाटका। उसके अलावा आंध्र भोज का इनको टाइटल दिया जाता है, जिसका मतलब होता है स्कॉलर ऑफ आंध्रा। गुबंद्र माना प्रतिपालका का नाम भी इनको दिया जाता है, जिसका मतलब होता है गो ब्राह्मणा, यानी कि गाय और ब्राह्मणों का रक्षक, यानी प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण एंड काउज का भी टाइटल इनको दिया जाता है। उसके अलावा इन्होंने उस समय के जो आसपास का जो क्षेत्र था, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी सल्तनत और गजापति उड़ीसा के कलिंग वाला जो साम्राज्य था, इसके ऊपर इन्होंने विजय हासिल की है और उस समय के भारत के ये सबसे ताकतवर हिंदू रूलर के तौर पे निकल के आए। और बाबर, जो कि भारत में 1526 में आया था, और बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में विजय हासिल करके भारत में, आप जानते हैं कि पानीपत की लड़ाई के बाद क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत का पीरियड समाप्त हो गया और मुगलों का एरा शुरू हो गया था। उस बाबर ने भी अपनी किताब बाबरनामा में इनके बारे में बताया है कि राजा कृष्णदेव राय और राणा सांगा उस समय भारत के सबसे ताकतवर राजा माने जाते थे। तो इन दोनों राजाओं के बारे में वर्णन किया है इसने, तो इसका मतलब काफ़ी पॉपुलर राजा थे और ये दक्षिण भारत में थे। उस वहाँ तक तो बाबर का साम्राज्य विस्तारित था भी नहीं। और तेनालीराम की जो कहानियां हैं और इनकी कॉमिक्स और इनकी बहुत सारी आपने पढ़ी होंगी और कई सारे इनकी सीरीज भी आपने देखी होंगी। ये एक महान कवि थे और स्पेशल एडवाइजर थे। ये भी विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के समय के ही व्यक्ति थे और इनके बारे में कई सारी कहानियां, कितने बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, बहुत ही विटी एडवाइस दिया करते थे राजा को और अलग अलग तरीके से दिया करते थे। वो तेलानी राम इसी विजयनगर साम्राज्य के हिस्सा हुआ करते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? हम्पी में, जो कि कर्नाटका में है आज के समय। हम्पी कहाँ पे है? ये देखिए, तुंगभद्रा रिवर आती है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है और यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है विरासत के तौर पे भी। यहाँ पे 1471 में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था तुलुवा नारसा नायका और इनकी मदर का नाम था नागाला देवी। इनके यहाँ पे 1471 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता जो थे तुलुवा नरासा नायना, ये उस समय कमांडर इन चीफ थे सालुवा नरसिम्हा राय देवराय के। ये उस समय के राजा हुआ करते थे नरसिम्ह देव राय। इनके यहाँ पे ये कमांडर इन चीफ थे, लेकिन उसके बाद नरसिम्ह देव राय की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद तालुवा डायनेस्टी पावर में आई और इनके पिता ने, तालुवा नरसवा नायका ने, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करी और उसके वो पहले राजा बने। उसके बाद आने वाले समय राजा कृष्णदेव राय जो है राजा बनते हैं। राजा कैसे बनेंगे उसकी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इनकी मैरिज और इनकी चिल्ड्रन की, इनके बच्चों की। तो राजा कृष्णदेव राय ने 2 शादियां करी। श्रीरंगपट्टना जो जगह है साउथ इंडिया में, श्रीरंगपट्टनम, वहाँ की जो राजकुमारियां थी तिरुमला देवी और चिन्ना देवी, इनके साथ इनका विवाह हुआ। उसके बाद इनसे इनकी संतान हुई। तिरुमाला से जो है एक बच्चा हुआ इनको, जिनका नाम था तिरुमाल बाबा, और जो इनकी दूसरी वाइफ थी चिन्ना देवी, उनसे हुआ इनको वेनगा लांबा। ये 2 इनके बच्चे हुए और इनकी जो डॉटर थी उसका विवाह हुआ आलिया रामा राय से। आलिया रामा राय वही व्यक्ति हैं, मैंने बैटल ऑफ तालीकोटा के समय आपको पढ़ाया था कि 1565 में जब बैटल ऑफ तालीकोटा होता है तो उस समय विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से डिक्लाइन कर जाता है, हार जाता है और जो डेक्कन सल्तनत हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये सब जीत जाती हैं। उस समय राजा आलिया रामा राय होता है और वो आने वाले समय में राजा बन जाता है। इसके समय तक जो विजयनगर साम्राज्य है उसका डिक्लाइन हो जाता है।
1509 में ये तख्त पे बैठते हैं और अपने उस समय इनकी एज बहुत कम होती है, छोटे ही होते हैं। अब 1471 में हालांकि 30 साल के तो हो चुके हैं। उस समय इनके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो तिमार रुसु होते हैं और वो इनके लिए एक फादर फिगर की तरह ही होते हैं। वो इनको एडवाइस देते हैं अपने आसपास के साम्राज्यों के साथ किस तरह से रिलेशन बनाने हैं, किस तरीके से उनके साथ डिप्लोमेसी सेट करनी है, किसके साथ हमें लड़ाई लड़नी है। इसके लिए इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनकी मदद करते हैं। 1509 में राजा बनते हैं। लेकिन 1509 में जब राजा बनते हैं उस समय विजयनगर साम्राज्य की हालत अच्छी नहीं थी। आसपास बहुत सारे साम्राज्य जो हैं, बड़े बड़े जो सल्तनतें हैं वो इनके ऊपर धावा बोलने के लिए तैयार थी और कई सारे साम्राज्य जो हैं वो बैठे थे, चाहे कलिंग हो, चाहे बीजापुर हो, गोलकुंडा हो, अहमदनगर हो, बीदर हो, जो कि बहमनी साम्राज्य से टूटी हुई सल्तनतें थीं, वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठी थी, आतुर बैठी थी। उसी समय पोर्टुगीज भी भारत में आ चुके थे। आप जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। उसके बाद पोर्टुगीज जो है भारत में एंट्री कर चुके थे और यहाँ पे व्यापार करने लग गए थे। तो पोर्टुगीज की जो नेवल फोर्सेस थी वो बहुत ताकतवर थी, इसीलिए जो इंडिया का जो कोस्टल लाइन थी दोनों तरफ की, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ चुका था इनका, पोर्टुगीज़ का। और विजयनगर साम्राज्य तो ऑब्वियसली कोस्टल लाइन पे ही आता था, साम्राज्य यहाँ पे आता था, इसीलिए इनके साथ इनको फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करने थे, इनके साथ ट्रेड रिलेशंस बनाने थे, इनसे वॉर मशीनरी खरीदनी थी इनसे, ताकि वो दूसरे आसपास के क्षेत्र में अपने राज्य को विस्तार कर सकें। तो इनके साथ इन्होंने अच्छे रिलेशन बनाए, अरेबियन घोड़े इनसे खरीदे, गन्स खरीदी, उसके अलावा इन्होंने इनसे जहाज़ें खरीदी। ये सब चीज़ें इन्होंने तैयार करी ताकि आने वाले समय में रायचूर जो बैटल है उसमें लड़ाई लड़ सकें। उन लड़ाइयों की हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, इनके रिलीजन की बात कर लेते हैं और इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। तो जब इन्होंने अपने साम्राज्य को अपने कंट्रोल में लिया तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, पूरा जो राज्य है उसको प्रोविंस में बांट दिया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई। देखिए आप जानते हैं कि दो तरीके की सरकारें होती हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें सारी की सारी अथॉरिटी जो है सेंटर के पास हो गई, प्रोविंस को आपने ताकत नहीं दी, और दूसरी होती है, इसको आप बोलते हैं यूनियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आज के समय पे इसको यूनियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें यूनियन के पास सारी ताकत है। दूसरी ऐसी सरकार होती है जिसमें आप प्रोविंस को ताकत देते हैं, स्टेट्स को पावर देते हैं, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर होता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा इन्होंने बनाया, प्रोविंस को ताकत दी, लेकिन उसके बाद भी एब्सोल्यूट हेड जो थे वो खुद थे। इन्होंने इस तरीके की सरकार बनाई कि सेंटर के पास सुपीरियर पावर हो लेकिन प्रोविंस के पास ज्यादातर मैनेजमेंट और ज्यादातर ऑटोनॉमी उनको मिली रही। इस तरीके का इन्होंने सिस्टम बनाया। उसके बाद एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इन्होंने कई सारे डैम बनाए और कई सारी इरिगेशन कैनाल बनाई ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ सके, उसी से तो इनके पास टैक्स आएगा ऑब्वियसली। उसके अलावा उस समय फॉरेन ट्रेड के लिए पोर्टुगीज भारत में आ चुके थे, तो पोर्टुगीज के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाए, उनसे इन्होंने टैक्स भी लिया, इन कस्टम ड्यूटीज भी ली, और पोर्टुगीज ट्रेडर्स को इन्होंने पूरी तरीके से एकदम पूरी अथॉरिटी नहीं दी, उनके साथ रिलेशन इस तरह से इस्टेब्लिश किए कि ट्रेड भी कर सके, उनसे वॉर वेपन्स भी खरीद सकें, ताकि आने वाले समय में जिन भी राजाओं के साथ इनकी लड़ाई हो तो इनमें इनको एडवांटेज मिले। उसके बाद रिलीजियस बिलीव की बात करें तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु भगवान के उपासक थे, विष्णु भगवान के अवतारों को मानते थे, और होशाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इन्होंने कई सारे मंदिर बनाए हैं। हम्पी के मंदिर जो हैं वो बहुत फेमस हैं, इस तरीके के मंदिर यहाँ पे बनाए गए जिसमें इनका जो मल्टी गोनल बेस होता है यहाँ के मंदिर का, ये होशाला स्टाइल ऑफ टेम्पल्स हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, लोग यहाँ पे जाते हैं। हम्पी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। और ये राजा कृष्णदेव राय जो हैं ये इनकी खुद की मूर्ति है। इन्होंने अपनी दोनों वाइफ की और खुद की मूर्ति भी, एक जो तिरुपति जो मंदिर है, तिरुमाला का, लॉर्ड तिरुमाला का जो मंदिर है, वहाँ पे इन्होंने अपनी वाइफ और खुद की मूर्ति भी वहाँ पे बनवाई थी। उसके अलावा तिरुमाला भगवान जो है साउथ इंडिया में तिरुपति की जहाँ पूजा की जाती है, वो भी बहुत मशहूर मंदिर है, आप जानते हैं। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारा गोल्ड जो है वो भी डोनेट किया है, इसके भी बहुत बड़े उपासक थे। तो भगवान विष्णु और भगवान तिरुमाला के ये काफ़ी बड़े उपासक थे। लेकिन हिंदू धर्म को अपनाने के बावजूद, वैष्णव धर्म और दूसरे धर्मों, तिरुपति जी को पूजा करने के बावजूद, बाकी दूसरे धर्मों के प्रति ये टॉलरेंट थे। किसी भी धर्म को ये परसिक्यूट नहीं करते थे, किसी भी रिलीजियस ग्राउंड पे किसी भी पब्लिक का यहाँ पे परसिक्यूशन नहीं होता था, तो ये भी एक अच्छी बात मानी जाती है। उसके बाद आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें तो तेलानी राम का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, वो भी एक मशहूर पोएट थे। और ये जो पीरियड है ये गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर माना जाता है। एक तो संगम एज था जबकि साउथ इंडिया के जो लिटरेचर का गोल्डन एरा माना जाता था एंशियंट एरा में। उसके बाद ये जो
विजयनगर साम्राज्य का एरा आता है। इस पीरियड को भी तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन पीरियड माना जाता है और इस समय काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर में अलग अलग चीज़ें लिखी गई, कई सारी पोइट्री लिखी गई, कई बड़े उपन्यास लिखे गए, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई तेलुगु में, कन्नड़ में, संस्कृत में, तमिल पोइट्स। इन्होंने खूब इन्जॉय किया इस एम्परर को, इन्होंने इनको काफ़ी पैट्रोनेज दी, काफ़ी इनको सराहा, इनके काम को महत्वता दी, ये काम किया। साथ ही राजा खुद एक पोएट थे और उन्होंने अमुक्ता माल्यादा नाम की एक पोएट्री लिखी है, एक एपिक लिखा है। ये भी एक मशहूर पोएट्री इन्होंने लिखी थी। तो ये किसने लिखी, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि अमुक्ता माल्यादा किसने लिखा है या फिर राजा कृष्णदेव राय की रचना का नाम बताओ, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं इनके जो कैंपेन है, मिलिट्री कैंपेन है, उनकी बात करते हैं। तो डेक्कन में क्या चल रहा था उस समय, इनके साम्राज्य देखिए। जब आप जानते हैं कि एंशियंट इंडिया में भी और किसी भी समय पे आप देखेंगे तो दक्षिण भारत का ये वाला जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये किसी के कंट्रोल में ज़्यादा रहा नहीं है। चाहे सम्राट अशोक की बात करो, चंद्रगुप्त मौर्यों के समय पे बात करें, गुप्ताओं के समय की बात करें, या फिर आने वाले समय में किसी भी भारतीय जो उत्तर भारत के राजा हैं उनके कंट्रोल में ये साम्राज्य रहा नहीं है। पहले यहाँ चेरा चोला पांड्या हुआ करते थे, उसके बाद में ये और धीरे धीरे करके अलग अलग डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया है, लेकिन ये साम्राज्य अलग ही रहा है। लेकिन ये जो इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से ऊपर वाला जो भूभाग है, यहाँ पे एक समय पे दिल्ली सल्तनत ने रूल किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत भी जब डिक्लाइन के समय पे आ गई थी तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। इस बहमनी साम्राज्य का इतिहास मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, विजयनगर का भी पढ़ा चुका हूँ वैसे तो इनके बारे में, लेकिन राजा की बायोग्राफी हम कर रहे हैं इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ। तो बहमनी साम्राज्य जो है इसकी नींव रखी गई और ये बहमनी साम्राज्य है वो समय के साथ साथ अलग अलग हिस्सों में टूटा भी है आने वाले समय में, और ये अलग अलग किंगडम्स में टूट गया। देखिए ये इससे टूट गया था। पहले तो बहमनी साम्राज्य था, नीचे विजयनगर साम्राज्य था, लेकिन फिर बहमनी साम्राज्य बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, बरार और अहमदनगर में 5 हिस्सों में टूट गया। इधर गजापति रूल कर रहे थे, यानी कलिंग में गजापति रूल कर रहे थे। आज के समय हम कलिंग को उड़ीसा के नाम से जानते हैं। तो ये मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ये रायचूर जो दोआब है जहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर जुड़ती हैं, आके मिलती हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा रिवर। यहाँ पे कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं विजयनगर साम्राज्य और इन्हीं डेक्कन सल्तनत के बीच में। ये जो 5 सल्तनत है इनको डेक्कन सल्तनत कहा जाता था, जो कि बहमनी साम्राज्य से टूट के अलग अलग सल्तनतों में टूटी थी। इनके बारे में मैंने आपको अलग वीडियो में बताया कि किस तरह से बहमनी साम्राज्य बना और उसके बाद कैसे टूटा। तो पूरा मैं आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन पे दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इनके साथ इन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी और इनको कैसे सक्सेस मिली इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए बहमनी साम्राज्य का एक और मैप आपको दिखेगा जिसमें आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरह से बहमनी साम्राज्य जो है टूटा है। तो अब देखिए पहले 1400 के समय पे जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड चल रहा था तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था, यहाँ पे बहमनी साम्राज्य था, यहाँ पे खानदेश था। उसके बाद 1500 आते आते ये जो बहमनी साम्राज्य है ये टूट के दिल्ली डेक्कन सल्तनत में अलग अलग हिस्सों में टूट गया। फिर 1600 आते आते क्या होता है, 1600 भी नहीं और भी पहले की अगर बात करें तो 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है। ये सारी जो डेक्कन सल्तनत हैं ये मिलकर विजयनगर साम्राज्य के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य जो है इस लड़ाई में हार जाता है और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का डिक्लाइन होता है। 1650 आते आते विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से डिक्लाइन पे चला जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता है और ये मदुराई, मैसूर और तंजौर में बट जाता है। इधर बीजापुर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, गोलकुंडा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। धीरे धीरे जो आने वाले समय में मुगल हैं वो इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, ऊपर वाले को जो अहमदनगर है, बरार है, अकबर के समय पे और उस औरंगजेब के समय पे। ये अलग अलग इनकी कहानियां मैंने मेडाइवल हिस्ट्री में आपको ढंग से बताई है कि किस तरह से ये सब चीज़ें हुई। मुगल बादशाह जो था बाबर वो यहाँ पे इस समय के बीच में आ गया था 1526 में, उसके बाद मुगलों का समय यहाँ पे शुरू हो चुका था। तो इस तरह से साम्राज्य का विस्तार हुआ। हमारे आते हैं वापस हमारे राजा पे, राजा कृष्णदेव राय पे। तो इन्होंने जब साम्राज्य को विस्तार करना शुरू किया था और ये जब राजा बने थे उस समय आते आते डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर अटैक करने बंद कर दिए ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि विजयनगर साम्राज्य अब वो साम्राज्य नहीं रहा जिसके ऊपर हम रेड डालते थे। अब राजा कृष्णदेव राय यहाँ की सत्ता को संभाल चुके हैं, आसान नहीं रहा। 1509 में इन्होंने अपनी आर्मी को कंसोलिडेट किया और उस समय के जो सुल्तान थे सुल्तान महमूद, इनके साथ इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और सुल्तान महमूद को लड़ाई में हराया। उसके बाद धीरे धीरे करके यूसुफ आदिल शाह को भी इन्होंने रायचूर दोआब के क्षेत्र में जाके हराया और इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये रायचूर दोआब वाला क्षेत्र है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसके बाद अपने
आर्मी को और कंसोलिडेट करके इन्होंने बीदर, गुलबद्रा, बीजापुर और इस पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेके विजयनगर के अंदर मिला दिया। और इसीलिए इन्होंने उस समय टाइटल भी लिया, इनको कहा जाता है स्टेबलाइजर ऑफ द यवना किंगडम। एक तो यवन हुआ करते थे पहले समय पे, जिन्होंने, जो कि इंडो ग्रीक कहे जाते हैं जिनको, जिन्होंने भारत के उत्तर क्षेत्र में अटैक किया था, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्थ वेस्ट पे जिन्होंने अटैक किया, इन्होंने खुद स्टेबलाइजर ऑफ यवन किंगडम, यवना किंगडम इन्होंने कहा था, यवना राजा इन्होंने कहा था खुद को, ये कहा। उसके बाद सुल्तान महमूद ने भी इनके साथ संधि कर ली और वो उनको जब रिलीज कर दिया उसके बाद ये राजा बन गए। सुल्तान महमूद को, सॉरी, इन्होंने डिफेक्टो रूलर बना दिया और उनको ऊपर कंट्रोल इनका ही था। इनको आना नहीं था, ऐसा नहीं था कि कृष्णा नदी के इस क्षेत्र पे आना था। रायचूर दोआब बहुत महत्वपूर्ण था। इनका यह भी नहीं था कि इनको जाके इस क्षेत्र के ऊपर अपना साम्राज्य विस्तार करके इसको अपने कंट्रोल में लेना है और इसको अपने प्रोविंस में घोषित करना है, नहीं। ये रायचूर जो दोआब था ये बहुत ही बड़ा रीजन था इसको, इन लड़ाइयों का, क्योंकि रायचूर क्षेत्र जो है यहाँ पे बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी और इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखना बहमनी साम्राज्य भी चाहता था और विजयनगर साम्राज्य भी चाहता था। तो बेसिकली राजा कृष्णदेव राय के समय पे ये जो रायचूर दोआब है ये इनके कंट्रोल में था। उसके बाद गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह जो है, इन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी और इनको हरा दिया गया तिमारू रुसु के द्वारा। तिमारू रुसु जो कि इनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आर्मी को लीड किया और उस समय जाके इन्होंने इसको भी हरा दिया। तो गोलकुंडा हो, बीदर हो, गुलबद्रा हो, बिरार हो, सभीयों को इन्होंने हराया है। ये वाला जो क्षेत्र है, गोलकुंडा को हराया, बीदर को हराया, बीजापुर को हराया, ये इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इस क्षेत्र में इनका पूरा डोमिनेंस आ चुका था। उसके बाद गजापति का नंबर आएगा, गजापति के ऊपर किस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया है उसकी बात करेंगे। तो वॉर विद कलिंग, कलिंग के जो उस समय शासक थे उनको गजापति कहा जाता था। और गजापति में भी उस समय जो राजा हुआ करता था उसका नाम क्या था? प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव जो है वो इस क्षेत्र को कंट्रोल करता था। पूरे आंध्र रीजन के कोस्टल क्षेत्र के ऊपर उसका काफ़ी कंट्रोल था। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय ने अभियान किए और उदयनगरी फोर्ट के ऊपर 1512 के अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और उदयगिरी जो फोर्ट है वो इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर धीरे धीरे करके इस क्षेत्र के ऊपर इन्होंने जाके कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक बार के लिए इनको बैकफुट पे भी आना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करके इस क्षेत्र को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। फाइनली प्रताप रुद्र ने इवेंचुअली जाके सरेंडर कर दिया विजयनगर साम्राज्य के सामने और अपनी बेटी जगन मोहिनी की शादी जो है राजा कृष्णदेव राय के साथ करवा दी। तो यहाँ मैट्रिमोनियल अलायंस भी इनकी बन गई। उसके बाद कृष्णा नदी के जो दक्षिण नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको छोड़ दिया जाए तो दक्षिण वाला पूरा हिस्सा जो है विजयनगर साम्राज्य के बीच में आ गया और कृष्णा नदी जो है वो इनके बीच की बाउंड्री बन गई विजयनगर साम्राज्य और गजापति किंगडम के बीच में। तो अब ये इनका एक बड़ा साम्राज्य इस्टेब्लिश हो चुका था। मैं आपको आगे मैप दिखाऊंगा जहाँ पे कृष्णा नदी और इनके बीच में जो क्षेत्र है वो गजापति और इनके बीच में क्षेत्र बन चुका है। एक ग्रेट फाइटर के तौर पे इनकी पहचान की जाती है और ऐसा माना जाता है, एक बार की बात है, एक कहानी से आपको पता चलेगा कि किस तरीके के फाइटर थे। जब उड़ीसा की राजकुमारी के साथ ये शादी कर रहे थे, उड़ीसा के साथ इनके संबंध ठीक हो गए थे, उसी समय इन्होंने डिसाइड किया कि केतावर्मन जो राजा है उस समय चोला मंडाला एम्पायर का, उसके ऊपर ये अटैक करेंगे। उसके ऊपर अटैक करने के समय इनको नदी को पार करना था। तो नदी में उस समय बड़ा उफान आ रखा था, नदी अपने पूरे बहाव के ऊपर थी। तो इनके पास ये चॉइस थी, या तो ये वापस लौट जाते क्योंकि नदी पार करना लगभग नामुमकिन था। तो इन्होंने क्या कहा कि हम वापस नहीं लौटेंगे। अपने जो सैनिक थे और इनकी जो बड़ी आर्मी थी उसको कहा कि इस नदी को अलग अलग हिस्सों से काट के इससे बहुत सारी नहरें बना दो। नहरों बनाओगे तो पानी निकल जाएगा और पानी का बहाव कम हो जाएगा और नदी का जो उफान है वो कम हो जाएगा। बहुत सारे चैनल बनाए गए, नदी को ड्रेन किया गया और उसके बाद इन्होंने नदी को क्रॉस किया। उसके बाद केतावर्मन की 1 लाख की पैदल सेना थी, 3,000 की कैवलरी थी यानी घुड़सवार सेना थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस आर्मी को हराया और इस क्षेत्र को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरीके के बड़े राजा थे, इतने ग्रेट फाइटर थे जिन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के समय पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। उसके बाद बैटल ऑफ रायचूर की बात करते हैं। वही रायचूर दोआब क्षेत्र में इन्होंने एक बड़ा बैटल लड़ा था, बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें सुल्तान सल्तनत ऑफ बीजापुर इसके सामने थी। तो विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत के बीच में 1520 में जो लड़ाई हुई, इसी को बैटल ऑफ रायचूर कहा जाता है। इसमें एस्टिमेट लगाया जाता है, उस समय के तत्कालीन हिस्टोरियन और अभी समय के जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने ये माना है कि विजयनगर साम्राज्य के पास उस समय 32,600 की कैवलरी थी यानी कि घुड़सवार सेना थी, 551 इनके पास हाथी थे और लगभग 7 लाख के संख्या में इनके पास सोल्जर्स थे। दूसरी तरफ जो बीजापुर सल्तनत थी उनके पास 7,000 की कैवलरी थी और 250 इनके पास हाथी थे। तो इनकी संख्या भी नंबर में कम थी, तो ऑब्वियसली
यहाँ पे बीजापुर है इसकी हार होनी तय थी और विजयनगर साम्राज्य की इसमें जीत हुई। और फाइनली विजयनगर साम्राज्य जब पूरी ताकत के साथ इसमें लड़ा तो बीजापुर के जो रूलर हैं उनको हरा दिया गया और कृष्णा नदी के उस पार तक इनको धकेल दिया गया। तो कृष्णा नदी और रायचूर दोआब जो है पूरा अपने कार्यकाल के दौरान, अपनी थ्रू आउट द लाइफ जो है, राजा कृष्णदेव राय ने अपने कंट्रोल में रखा है। तो ये इन्होंने लड़ाई, और लड़ाई में इनको एक और फायदा मिला जब इन्होंने रिलेशंस सही मेंटेन करके रखे थे पोर्टुगीज के साथ, तो पोर्टुगीज के जो हथियार थे वो भी इनको मिल जाते थे और बाकी राजाओं के पास वो हथियार उतनी क्वांटिटी में नहीं थे। वो भी उनसे खरीदने की कोशिश करते थे लेकिन उनके पास उतने थे नहीं, इसीलिए इन राजाओं को इन्होंने आसानी से हरा दिया। फाइनल इनका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हुआ था फोर्टेस ऑफ गुलबर्गा में। गुलबर्गा एक समय पे बहमनी किंगडम की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे इन्होंने जाके लड़ाई लड़ी और उसमें भी इनको जीत हासिल हुई और फाइनली इनका जो साम्राज्य है वो पूरे दक्षिण भारत के ऊपर फैला हुआ था। ये इनका साम्राज्य था, अंतिम साम्राज्य। ये रायचूर दोआब में इन्होंने कंट्रोल किया, हम्पी इनके पास पहले से था, अनंतनाग, अनंतपुरा, पोनुगोंडा और ये वाला जो क्षेत्र है जो एक समय पे उड़ीसा यानी कलिंग का हिस्सा हुआ करता था, इसको भी अपने कंट्रोल में लिया। तो बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर राजा कृष्णदेव राय ने कंट्रोल किया है। उसके बाद फाइनली अपने एक और मिशन पे थे ये, बेलगांव में अटैक करने की, सुल्तान आदिल शाह के ऊपर अटैक करने ही वाले थे लेकिन उस समय ये बीमार पड़ गए और उसके बाद ये रिकवर नहीं हुए। कुछ समय बाद तो इनकी मृत्यु होगी। मृत्यु की बात करते हैं, सक्सेशन की बात करते हैं। 1524 आते आते राजा कृष्णदेव राय ने अपने बेटे तिरुमाला को राजगद्दी सौंपने का निश्चय किया और उन्होंने उसको युवराज घोषित कर दिया था कि आने वाले समय में यही बेटा जो है राजा बनेगा। युवराज घोषित करने का मतलब यही होता है, एक प्रिंस होता है सामान्य और एक क्राउन प्रिंस होता है जो आने वाले समय में राजा बनता है। तो ये युवराज बन चुका था कौन? तिरुमाला। लेकिन तिरुमाला को किसी ने जहर दे दिया और वो धीरे धीरे मारा गया, जहर दे के मार दिया गया। और उसके ऊपर आरोप किसके ऊपर लगा कि तिमारुसु जो हैं, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, जो जिसको ये फादर फिगर मानते थे, उनके ऊपर इसका आरोप लगाया गया कि इन्होंने ही इसको जहर दिया है। तो राजा कृष्णदेव राय ने उनको अंधा कर दिया, अपने प्रधानमंत्री को, और उसको एक तरह से पनिशमेंट दे दिया। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय जो हैं फाइनली 1529 के आसपास बीमार हो गए। बीमार होने के बाद इवेंचुअली मृत्यु उनको हुई 1529 में ही। और उनके बाद उनके भाई जो अच्युत देव राय जो हैं ये राजा बनते हैं और इनके बाद आने वाले समय में इनके जो इनकी बेटी के जो हस्बैंड हैं वो राजा बनते हैं और धीरे धीरे करके इस साम्राज्य का अंत हो जाता है। 1565 आते आते तो बैटल ऑफ तालिकोटा में ये साम्राज्य पूरी तरह से डिक्लाइन कर जाता है और 1600 आते आते विजयनगर साम्राज्य के सिर्फ रूइन बचते हैं और बाकी ये साम्राज्य जो है बिखर जाता है, टूट जाता है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी विजयनगर साम्राज्य के बारे में और जो हमारे राजा हैं राजा कृष्णदेव राय इनके बारे में। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं विजयनगर साम्राज्य की हिस्ट्री और इनके आर्ट आर्किटेक्चर के बारे में तो मैंने उसके ऊपर 2 सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, उनको आप जाके ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।